नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। और एक बार फिर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट पूरे देश के अंदर उसके ऊपर जो है बातचीत हो रही है और इस स्टेटमेंट के ऊपर लोगों की जो है कड़ी प्रक्रिया भी देखने को मिल रही है। जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस हैं लोगों के आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अब चाइना की मदद की ज़रूरत आन पड़ी है। उस चाइना की जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ही भारतीय सेना के कुछ जवानों के ऊपर जो है हमला किया था और हमारे जवान शहीद हो गए थे। उन चाइना की मदद मांग रहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर 370 को रिस्टोर करने के लिए। आप खुद सोच सकते हैं, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मेन स्ट्रीम पार्टी है जो मेन स्ट्रीम में रहते हुए कभी पाकिस्तान के गुणगान करती है और अब चाइना। मेरे साथ इसी सब पे बात करने के लिए मौजूद हैं पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू जी। इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 1990 में जो वक्त हमारे कश्मीरी हिंदू पंडितों ने देखा था, उस समय भी इन्हीं लीडरों की सियासत थी। उस समय तो इन लोगों को कुछ परेशानी नहीं आई, लेकिन आज 370 को लेकर चाइना की मदद ज़रूर मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस पूरी स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? फिर हम कश्मीर के कंटेक्स्ट में भी इस स्टेटमेंट को के साथ जो है बात करेंगे। फिलहाल इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दी? इसके खतरनाक इम्प्लिकेशंस हैं जो ये स्टेटमेंट हाल ही में आया है। हालांकि एक सैटारिकल टोन में उन्होंने बात की है और उन्होंने कश्मीर के यथार्थ को देश के सामने रखने का प्रयत्न किया है। ये एक एक्टिंग की है कि मैं एक्चुअली ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हालात वहाँ पे ऐसे हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में ये है कि ये एक वील तरीके से चाइना को एक मैसेज है कि कल को अगर कोई एस्केलेशन सिचुएशन में होती है तो जम्मू कश्मीर के लोग, ख़ास तौर से कश्मीर के लोग, इसको वेलकम करेंगे। अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट आया, इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था जहां पे उसने ये कहा था कि कश्मीर के लोग अब अगर उनको दिया जाए वो चाइना के साथ जाएंगे, इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, ये वो इंडिया के साथ, चाइना के साथ जाएंगे, इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, ये बात के बाद ये इंटरव्यू आ गया। तो एक क्लियर कट एक मैसेज है कि भाई अगर कल को एक एस्केलेशन होती है चाइना के साथ तो जम्मू कश्मीर का अवाम, खास तौर से कश्मीर का अवाम आपके साथ रहेगा। वो आपके इन्वेजन को, आपके अटैक को वेलकम करेगा। ये इसमें से एक निकलता है। एक ऐसे समय में जो फारूक अब्दुल्ला अपने आप को बड़ा ही नेशनलिस्ट, प्रो इंडिया व्यक्ति कह रहा था, ऐसा स्टेटमेंट देना और जिसकी इम्प्लिकेशंस ऐसी हैं, ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त एक मायने रखता है ऐसी सिचुएशन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आदत रही है 47 में भी, जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स चल रहा था, उसके ब्लैकमेल को यूज़ करके इन्होंने फोर्स किया कि इंडिया J&K को एक स्पेशल स्टेटस दे दे। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने एक्सेशन को एंडोर्स किया, यूनानिमसली किया और बिना किसी कंडीशन के किया। पाकिस्तान के हमले के बाद जब सीज़ फायर हुआ और सीज़ फायर के बाद नेहरू ने जब शेख अब्दुल्ला के साथ आगे आने वाले समय में जो संविधान बनना है पूरे देश का, उसके बारे में बातचीत की, तो शेख अब्दुल्ला ने ये कहा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे भारत का संविधान नहीं लगेगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के सब्जेक्ट्स के बगैर हम अपना यहाँ पे अलग संविधान बनाएंगे। आधार सोचने का यही था जिसके आधार पे पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान में भी ये कहा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज अलग नेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए उनको भारत के साथ नहीं रहना, उनके लिए अलग मुल्क बनना चाहता। शेख अब्दुल्ला ने इतना ही कि उसने कहा कि भारत के भीतर, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने बहुत कोशिश की जिन्ना को मिलने की, इवन वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन के पास होने के बाद भी कोशिश की, वो जिन्ना ने रिजेक्ट किया, जिन्ना उससे मिले नहीं। उसके बाद उनके पास ऑप्शंस ही नहीं थी कि वो क्या करते। इसलिए उस वक्त भी उन्होंने जब देखा कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, वेस्टर्न वर्ल्ड और सोवियत यूनियन के बीच में जो एक कोल्ड वॉर चल रहा है, उसमें कश्मीर में इंडिपेंडेंस के स्लोगन की बुनियाद डालना, उसका सीड डालना और बाद में ग्रेटर ऑटोनॉमी के इस बात को आगे
कॉन्स्टेंटली इंटरनल पॉलिटिक्स के रूप में सामने रखना, इससे हम अपनी राजनीति को, अपनी जो पर्सनल वेस्टेड पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। और कोल्ड वॉर के वर्टेक्स में, उसके गिरदाब में उनने सकअप किया जम्मू एंड कश्मीर को। अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि शायद चाइना और इंडिया के बीच में, और इस तरह से मान लीजिए चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इस वक्त जो एक स्टेलमेट है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स, आइडियोलॉग्स बहुत समय से एक डबल फ्रंट सिचुएशन की बात करते थे कि अगर ऐसा हो जाए कि चीन भी इंटरवीन कर जाए तो भारत के पास जम्मू कश्मीर में वो चीज़ें जो ये चाहते हैं वो करने के बगैर कोई चारा नहीं होगा। इनको ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने से डिसल्यूजन में है कि चाइना, जितना ये समझते थे कि चाइना के इंटरवेंशन का प्रेशर इंडिया पे आएगा, वो आया नहीं। लेकिन अभी भी ये बरकस कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को एनकरेज करें या चाइना को उकसाएं कि आपको यहाँ के लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं। यही इसकी मंशा है, ये कहना कि अब कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ तो नहीं जाएंगे लेकिन चाइना के साथ जाएंगे। अब अपने आप में ये देखिए विडंबना क्या है। फारूक अब्दुल्ला ने जो हाल ही में इंटरव्यू दिया, उसमें उसने पहला ही सेंटेंस कहा कि जो ये 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को निरस्त किया गया और जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करके 2 यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया, उसने कहा इट इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ इंडिया। पहली बात, फारूक अब्दुल्ला जैसा लीडर इंडिया, ये लास्ट नेल है। उससे पहले भी कीलें लगी हैं, वो कौन सी कीलें हैं? और भारत की पोजीशन क्या है? भारत की पोजीशन एक ताबूत की पोजीशन है, एक डेड बॉडी की पोजीशन है। और उस डेड बॉडी के ताबूत में धारा 370 का निरस्त होना ये आखिरी कील है। ये फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है। इसके आप इंटरप्रिटेशंस निकालो, इसके आप ये कहने की क्या कोई, और यही स्टेटमेंट कुछ समय पहले महबूबा मुफ्ती ने भी दिया था कि भारत की लाश को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा यहाँ पे। एक कॉन्स्टेंटली एक ओवरग्राउंड कश्मीर में, जिसको अनफॉर्चुनेटली भारत ने नरिश किया मेन स्ट्रीम के रूप में, वही इस अलगाववाद को हर एक स्तर पे चलाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से हम समझते हैं कि कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद का प्राइमरी सपोर्ट स्ट्रक्चर पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के बराबर ही जिस ओवरग्राउंड को भारत ने वहाँ पे नरिश किया है, इस आशा में कि वो पाकिस्तान का विरोध करेंगे, वो वहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करेंगे और वो कश्मीर की इंटीग्रेशन में एक रोल प्ले करेंगे, उस सारे ओवरग्राउंड ने ही एक वन ऑफ द प्राइमरी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स काम करके वहाँ पे इसको जिंदा रखा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि सारे लीडर्स को, जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया, तो कश्मीर में जहाँ पे हम देखते थे हर दिन आर्मी कॉन्वॉयज पे सिविलियन हमले हो रहे हैं, हर शुक्रवार के दिन लोग मस्जिदों में से IS, LET, अलकायदा के बैनर्स लेके निकलते थे। हम देख रहे थे कि सिविलियन एक प्रोटेस्ट बढ़ रहा था, और यूं ही धारा 370 को निरस्त किया और इन लोगों को अरेस्ट किया गया, एकदम से शांति क्यों आई? शांति इसलिए आई, पहले भी वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस थे, पहले भी वहाँ पे ये होता था, सडनली शांति क्यों आई? क्योंकि ओवरग्राउंड का कनेक्शन अंडरग्राउंड के साथ टूट गया। ये बात मानना, ये बात जानना कि 70 साल अगर सबसे बड़ी भूल भारत सरकार ने कोई की है, उन्होंने एक अलगाववादी राजनीति को, आदि अलगाववादी राजनीति को उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे भारतीयता का निर्माण करेगी, वहाँ पे नेशनलिज्म का निर्माण करेगी। ये सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक फेलियर इंडिया का रहा है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखा कि ये वहाँ की राजनीति को भारत की तरफ लाएगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति ये थी कि वो भीतर रह के सत्ता पे कब्जा करके वहाँ की राजनीति को भारत के बाहर निकालना चाहता, भारत से अलग करना चाहता था। अभी तक इतनी एक्सपीरियंस, 70 साल की एक्सपीरियंस के बाद हमारे पॉलिटिकल क्लास की लीडरशिप और हमारे स्ट्रेटजिक लीडर्स इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कश्मीर का ओवरग्राउंड उतना ही अलगाववाद को पोषित कर रहा है जितना पाकिस्तान कर रहा है। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, देखो जी हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे फेथ के साथ, हमारे ट्रस्ट के साथ धोखा हुआ। हमने बहुत बड़ा कमाल किया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इंडिया के साथ आया था ना, नहीं तो वो पाकिस्तान के साथ है। पहली बात ये कह रहे हैं कि मुसलमान की नेचुरल एफिनिटी पाकिस्तान के साथ है,
इस बात को वो मोहर लगा रहे हैं कि एक मुसलमान नेचुरली सिर्फ पाकिस्तान के साथ जाएगा। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जिस स्पेशल स्टेटस का यहाँ पे निर्माण किया था, यही एक गारंटी थी कि मुसलमान हिंदुस्तान के साथ रहे। अब ये स्पेशल स्टेटस क्या था कि भारत के संविधान का कोई प्रावधान जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगा धारा 370 के माध्यम के बगैर। तो इसका मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर भारत की धरती पे ही एक अलग स्टेट था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। इट वाज अ स्टेट विद इन स्टेट। और उसका बेसिक सिद्धांत क्या था कि यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। इसी सिद्धांत पे पाकिस्तान भी बना था। तो फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जो अंदर का पाकिस्तान आपने खत्म किया, अब हमको बाहर के पाकिस्तान के साथ मिलना है। अंदर के पाकिस्तान को रखना अनिवार्य है अगर आपको जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रखना है। एक मुस्लिम स्टेट को, जम्मू कश्मीर के मुस्लिम स्टेट को आगे चलाना एक सेकुलर इंडिया की धरती पे, यही एक गारंटी है कि मुसलमान हिंदुस्तान के साथ आएगा। इससे बड़ी सांप्रदायिक, इससे बड़ी विघटनकारी बातें कौन करेगा। इसमें फारूक अब्दुल्ला क्या कहना चाहते हैं ये तो आपके सामने आया है। चाइना को बोल रहे हैं हम लोग आपके साथ, भले ही आप कम्युनिस्ट हो, भले ही आप गॉडलेस सोसाइटी हो, भले ही वहां पे उइगुर के साथ वहां पे कंसंट्रेशन कैंप्स लगभग बने, हम फिर भी आपके साथ आएंगे क्योंकि हम भारत के साथ घृणा करते हैं। और घृणा क्यों करते हैं? क्योंकि धारा 370 को निरस्त किया गया। और धारा 370 का रोल क्या था? वो भारत की ही धरती पे एक मुस्लिम स्टेट को बनाता था। इसलिए इस स्टेटमेंट को एक बिगर सबवर्सिव स्टेटमेंट के रूप में लिया जाना चाहिए। कश्मीर घाटी में पूरा अलगाववादी तंत्र, जिसमें ओवरग्राउंड, जिसको मैं फारूक नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मैं ओवरग्राउंड ही समझता हूँ सेपरेटिज्म का, और अंडरग्राउंड, ये डेस्परेटली कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो मैसेजेस अक्रॉस दे दें कि भाई अगर कल को एस्केलेशन होती है इंडिया और पाकिस्तान, और वो चाहते भी हैं कि एस्केलेशन हो, वो चाहते हैं कि एक डबल फ्रंट सिचुएशन क्रिएट हो जाए जम्मू कश्मीर में। उस परिस्थिति में जम्मू कश्मीर के लोग चाइनीज के साथ खड़े होंगे या पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, ये एक सोच है। और इंडिया के लिए ये है कि आपने गलती की, अब तो हम चीन के साथ जाएंगे। तो यहाँ इंटरनली एक पॉलिटिकल ब्लैकमेल प्रेशर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्सटर्नली एक प्रोवोकेशन दे रहे हैं कि भाई अगर आपको कल भारत के साथ युद्ध करना पड़े तो यहाँ जम्मू कश्मीर के जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ खड़ा होगा। इस दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि करना क्या चाहिए। देखिए, जो जिस तरीके के बयान फारूक अब्दुल्ला ने इस वक्त दिए, इससे कम नवीयत के बयान शेख अब्दुल्ला ने दिए थे 53 में जब उसको अरेस्ट किया गया। अब बात यह है कि भारत सरकार को इसको अरेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो उनकी सोच है। लेकिन एक बात जरूर समझनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लिंक्स अलगाववाद के साथ, आतंकवाद के साथ, यहाँ पे जो एक आतंकवाद को चलाने वाली इकोनॉमिक व्यवस्था थी, उसके साथ एक पूरे सबवर्सिव तंत्र के साथ जो है, इसके बारे में एक सिट बनाना चाहिए और इसके बारे में दुनिया को बताना चाहिए कि देखिए जी, हमने इनको हुकूमत दे दी, हमने इनको एम्पावर किया। शेख अब्दुल्ला को जब वापस लाया गया, उस वक्त कोई इलेक्शन करके वापस नहीं लाया गया, और जब शेख अब्दुल्ला को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उस वक्त भी कोई इलेक्शन करके उसको नहीं बनाया गया। हमने इनको पावर दी, हमने कहा कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ आ जाओ, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप रहो, और उसके साथ इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को सबवर्ट किया और वहां से जिहाद निकाला। कश्मीर में डेमोक्रेटिक सिस्टम को सबवर्ट करके उसमें से जिहादी पॉलिटिक्स अगर किसी ने निकाला, उसके लिए जो प्राइम कोई फोर्स है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और उसके बाद पीडीपी है। इसी के साथ एक मेरा सवाल जुड़ा हुआ है सर। 1990 में जब कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से निकाला गया, तब ये लोग कहाँ थे? आज इनको 370 के ऊपर कभी पाकिस्तान की याद आती, कभी चाइना की आती, उस टाइम ये लोग शांत क्यों? मैंने हबाकदल एरिया में जो इलेक्शन हुए थे वहाँ पे इसका स्पीच सुना है। इसने ओपनली, और उस एरिया में कश्मीरी हिंदू ज़्यादा नंबर्स में है, हिंदुओं को कहा कि अगर आप अभी भी नहीं संभलोगे तो आपको बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से जाना पड़ेगा। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। हम एज यूथ देख रहे थे ये क्या बोल रहा है, ये किस तरीके की एक थ्रेटनिंग कर रहा था। ये अभी भी बोल रहा है कि कश्मीरी हिंदू को निकाला किसने? जगमोहन ने। ये जगमोहन को निकालने वाली जो बात है, ये एक जिनोसाइड को फिर से करने वाली बात है, क्योंकि उनको ये कहा गया कि भाई कश्मीरी हिंदू इसलिए निकला
जगमोहन ने उनको बोला तुम निकल जाओ यहाँ से, फिर हम इन पे हमला करेंगे आपको। तो इनडायरेक्टली वो मुसलमान को बोल रहा है तुमको असली मारने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला तो कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडित जिसके साथ ऑलरेडी जिनोसाइड हुआ है, वहां पे अभी भी लोगों को इंसाइटमेंट दी जा रही है कि वो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। ये अब फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है, ये अभी भी फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है। लश्कर तोयबा का, अहले हदीस का, पान इस्लामिक स्ट्रक्चर, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कितना बने हैं वहां पे, कितनी वहां भी इन्फ्लुएंस, अपने आप को बोल रहे हैं मॉडरेट, इनके टाइम पे वहां भी इन्फ्लुएंस कितना बड़ा। वहां पे उस वक्त वहां के जो एतिकादी मुसलमान थे, जो श्राइन वर्शिपिंग मुसलमान थे, वो बहुत बार कन्फाइड करते थे कि यहाँ पे तो भारत सरकार ही फैसिलिटेट कर रहा है इनको पैटर्नाइज करके, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को, महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को पैटर्नाइज करके वो यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप वहाबी इस्लाम के साथ जाओ। भारत सरकार को सोचना चाहिए कि एक ऐसी ग्रिम सिचुएशन में, जिसको उन्होंने मान्यता दी है एज द पॉलिटिकल फेस ऑफ कश्मीर, एज द डेमोक्रेटिक फेस ऑफ कश्मीर, वो बेसिकली जिहाद का सबसे बड़ा एक इंटरनल सपोर्ट स्ट्रक्चर है। जब तक ना इस लिंकेज को दुनिया के सामने लाया जाए, तब तक भारत सरकार ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि भाई किस तरह से अलगाववादी तत्व, जिहादी तत्व डेमोक्रेटिक फ्रीडम को इस्तेमाल करके अंदर से विघटन करते हैं। और ये एक लेसन पूरी दुनिया के लिए होगा, ये लेसन यूरोप के लिए भी होगा, ये लेसन अमेरिका के लिए भी होगा, क्योंकि हर जगह इस वक्त जिहादी ताकतें डेमोक्रेटिक सिस्टम में अंदर घुस के उसका इस्तेमाल करने का एक बहुत ज़बरदस्त एक अभियान चला रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैप्चर करके अलगाववाद और मुस्लिम कम्युनलिज्म और अल्टीमेटली इस्लामिज्म को बढ़ाने का सबसे पहला, इस दशक में, इस सेंचुरी में सबसे पहला ये था वेंचर था, या सबसे पहला एक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें वो कामयाब हो गए। उन्होंने करके दिखाया कि पावर में रह के आप अलगाववाद को भी बढ़ाओगे, जिहाद को भी बढ़ाओगे। तो इस परिस्थिति में जो उन्होंने किया, देखिए ये तो, इसने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही को ही फुलफिल नहीं की, ये तो भाग गया। जिस वक्त जिनोसाइडल कैंपेन बिल्ड हो रहा था, ये तो भाग गया वहां से, और बाद में बड़ी आसानी से कहा इनको जगमोहन की कहानी, जब जगमोहन का जिसका इसके साथ लेना देना कुछ नहीं था। तो एक हम बहुत ही एक विशेष एक माइंडसेट के साथ डील कर रहे हैं, जिन्होंने हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल चलाया है, पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल ब्लैकमेल चलाया है। एक प्रयत्न है फिर से उस पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल ब्लैकमेल को फिर से डिप्लॉय किया जाए ग्राउंड पे, और प्रेशराइज किया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो कंसेशन देने के लिए। मुझे लगता है कि अब एक स्टेप भी अगर भारत सरकार ने रिट्रीट किया तो कश्मीर की सिचुएशन तो बहुत ही बिगड़ेगी। इसलिए फारूक अब्दुल्ला का जो क्लियर मंशा है, वो अंदर बैठ के, अंदर की डेमोक्रेटिक स्पेस को इस्तेमाल करके एक प्रोत्साहन दे रहा है एक रेबेलियन को, एक रिवोल्ट को, और इनविटेशन दे रहा है बाहर की ताकतों को कि आप आ जाइए, हम आपका वेलकम करेंगे। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। डॉक्टर अजय चरंगू जी बात कर रहे थे हमारे साथ, और यही कारण है 370 ख़त्म होने के बाद इन लोगों को डिटेंशन में क्यों रखा गया। डिटेंशन में नहीं रखा जाता तो पता नहीं ये किस तरह की स्टेटमेंट देते, और जो आम कश्मीरी है उनको लड़ मरने पर मजबूर कर देते। अभी तो कुछ महीने हुए डिटेंशन ख़त्म हुए, और हालत देखिए, अभी भी महबूबा मुफ्ती जी डिटेंशन में है। अब पता नहीं वो बाहर आके किस किस कंट्री की मदद मांगेगी 370 ख़त्म होने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर अंत में एक ही सवाल करना चाहूँगा, हालांकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू आए तो मैं उनसे सवाल करूँ, लेकिन तब तक सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि जिनको भी डॉक्टर साहब ने ये इंटरव्यू में कहा कि उनको चाइना की मदद लेनी पड़ेगी 370 के लिए, तो पता नहीं उन महाशय ने आगे सवाल क्यों नहीं पूछा। मैं होता तो मैं ये सवाल ज़रूर पूछता कि डॉक्टर साहब आप कभी भारत माता की जय के नारे लगाते हैं बड़े ज़ोर ज़ोर से, तो आज चाइना की क्यों मदद की ज़रूरत पड़ गई। तो ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो भारत माता की जय के लिए खड़े तो होते हैं, लेकिन अंदर से दिल शायद पाकिस्तान और चाइना के लिए धड़कता है। इंतज़ार है डॉक्टर साहब जल्दी जम्मू आएँ, जैसे ही आएंगे सवाल तो उनसे किया जाएगा। ये बाकी सवाल उनको भी करना चाहिए था जिनके सामने ये इंटरव्यू दिया गया। अब पता नहीं उनकी क्या आगे मजबूरी रही होगी। देखते रहें आप जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।